नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों के मन में आजकल डाउट चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में कि नहीं करना चाहिए। कि बहुत सारे आजकल सराउंडिंग में हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है। वो न्यूज़ है आपका रिसेशन को लेके, यानी कि मंदी आने वाली है कि नहीं आने वाली है कंट्री पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक, इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है। सारी कंट्रीज जो है रेट बढ़ा रही हैं, जो उनका सेंट्रल बैंक का रेट होता है, रेपो रेट होता है, वो सारी बैंक्स अपनी बढ़ा रही हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जानेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट करेंसी पे आएगा, इसका क्या इम्पैक्ट जो है आपका स्टॉक मार्केट पे आएगा, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो आप यहाँ पर बने रहें। देखिए, पहले हम एक बेसिक जो टर्म होता है थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। रिसेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक, एंड एक और टर्म होता है स्टैगफ्लेशन। ये आपके चार टर्म होते हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो ये टर्म आपको पता होगा। यूएस में इन्फ्लेशन लास्ट, अगर इन्फ्लेशन रिसेशन की बात करें तो 2008 में आया था, 2007 के दिसंबर में आया था। ठीक, उसके बाद अगर करेंसी के ऊपर हम प्रभाव देखें तो देखिए, करेंसी के ऊपर इसका जो प्रभाव है थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव आता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव नहीं आता। इसके ऊपर बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं करेंसी में, अगर हम बात करें तो। अभी हम बात उसे बाद में करेंगे। ठीक, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि चीज़ों का प्राइस बढ़ जाना, यानी कि जब भी आपको लगे कि नमक तेल का भाव बढ़ गया है और आपके पास जेब में पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप समझिए कि वहाँ पर इन्फ्लेशन आ चुका है लगभग। जैसे कि हमारी कंट्रीज़ के अंदर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम घर से स्टार्ट करें तो एक सरसों का तेल जो है 80-90 रुपये लीटर आया करता था। आज वो 220-200 प्लस का लीटर चल रहा है आई थिंक। तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन जो है आफ्टर कोविड चल रहा है। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन ऐसा होता है हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन एक स्पीड से बढ़ना इन्फ्लेशन वो कंसर्न हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, तो जो स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो देखिए, इन्फ्लेशन के अंदर भी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक, कंपनी अपनी सेल्स नहीं कर पाती, डिमांड और सप्लाई घट जाती है। तो जब स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ता है दैट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ठीक, इन दोनों का आप लोगों ने मतलब जान लिया। चीज़ों का दाम बढ़ना इट मीन्स इन्फ्लेशन आना। इसके भी फ़ायदे नुकसान बहुत सारी चीज़, लेकिन ये इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं, यूपीएससी क्लास नहीं कि मैं यहाँ पर सब कुछ बताऊँगा। डिफ्लेशन क्या है? देखिए, डिफ्लेशन क्या है? चीज़ों का दाम बढ़ जाना, आपके पास पैसा ज़्यादा होना, वही सरसों का तेल जो है 100 रुपये वापस आ जाना। ठीक है, और आपके पास 200 का नोट होना और आप 200 रुपये 1 लीटर खरीदने के बजाय आप 2 लीटर खरीदें, यानी कि यहाँ पर डिमांड जो है उतने लगभग रहेगा, लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सप्लाई बढ़ने के कारण चीज़ों का दाम गिर जाते हैं और यहाँ पर डिफ्लेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी कंट्री में कब से डिफ्लेशन स्टार्ट होगा? तो मे बी हमारी कंट्री में अभी आने वाले 1 से 2 साल लगेंगे डिफ्लेशन आने में, लेकिन इन्फ्लेशन ऑलरेडी चल रहा है। ठीक, तीसरा जो टर्म आता है रिसेशन। ठीक है, रिसेशन जो एक ऐसा पीरियड है जिसको हम लोग कहते हैं मंदी। अब मंदी के अंदर क्या होता है? देखिए, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है, डिमांड एंड सप्लाई घट जाता है, ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ घट जाता है। तो अभी मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि अभी फेड ने, आरबीआई ने ऑलमोस्ट संकेत दे दिया है। फेड ने डायरेक्ट कहा है, जेरोम पावेल ने, कि रिसेशन, देखिए रिसेशन चीज़ों का दाम घट जाना, इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाना। इतना आप लोग समझिए, स्लो हो जाना इट मीन्स कि ये रिसेशन आएगा 10 साल 12 साल 15 साल के बाद ज़रूर आएगा। जैसे कि 2008 के बाद अगर हम कैलकुलेट करें तो 2018 यानी कि 13-14 साल बाद, 12-13 साल बाद रिसेशन आने वाला है। और रिसेशन आपका 2022 और 2023 के आसपास में आएगा, ऐसा मानना है बड़े बड़े इकोनॉमिक्स का और बड़े बड़े बैंकर्स का। तो इसके ऊपर आपका मैंने आर्टिकल्स कुछ निकाल के रखे हुए हैं। इज़ द रिस्क ऑफ रिसेशन इन इंडिया एमिनेंट? तो इंडिया के अंदर क्या रिस्क है रिसेशन का? तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आरबीआई ने साफ
देखिए हमारे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उन्होंने रेट भी इंक्रीज कर दिया इन्फ्लेशन को देखते हुए और रिसेशन को देखते हुए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ एक स्लो डाउन इकोनॉमी की बात की गई है नेक्स्ट अपकमिंग 12 to 18 मंथ में, यानी कि 2022 के एंड टू 2023 के मिड में। ठीक है, यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोग पढ़िए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। फेड ने भी आपका वाई द फेड इज़ राइजिंग रिसेशन, देखिए फेड ने भी आपका कुछ इसी तरीके से आर्टिकल में अपना जेरोम पोवेल ने यहाँ पर सब कुछ बताने की कोशिश की गई है। ठीक, तो देखिए अब इन लोगों ने क्या किया, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उन्होंने रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स कि आपका आरबीआई हमेशा आती है, थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ाती है, फेड हमेशा आता है और थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ाता है। यहाँ पर क्या है, जितना भी स्टॉक मार्केट में पैसा डला हुआ है, तो जैसे ही रेट इंक्रीज होगा, तो रेट इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, सिंपल सी फंडा है कि जो लोग लोन पे पैसे लेते हैं, जो बैंक से बोरोड करते हैं पैसे, है ना, तो वो पैसे वापस, वो जो फंड है वो वापस अपने स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसे लेके, पहले मान के चलिए कि 8% पे उन्होंने लोन लिया हुआ पर एनम, ठीक, और स्टॉक मार्केट में डाल के वो 15% पर एनम कमा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उनको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो क्या करेंगे, कुछ पैसे स्टॉक मार्केट से निकाल के वापस बैंक को वापस कर देंगे, जिस भी बैंक से उन्होंने लोन लिया, क्योंकि बैंक वाले ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो आरबीआई ने जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इट मीन्स कि जो हमारे कंट्री के अंदर इनफ्लो है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़े पैसे का बहुत ज़्यादा फ्लो हो चुका है। इट मीन्स कि आप देखिए कि सेंसेक्स जो कि आपका पेंडेमिक के टाइम में 37 आई थिंक था, और आज 62 प्लस गया, देन उसके बाद फॉल करके 51 पे आया है। इसके पीछे का यही कारण है कि बहुत ज़्यादा फंड का फ्लो हो जाना, मार्केट मनी फ्लो ज़्यादा हो जाना मार्केट के अंदर। तो इस लिक्विडिटी को कम करने के लिए जो बैंक, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं कंट्री की, कि इन्फ्लेशन ना आ जाए, इट मीन्स कि लोगों के पास इतना पैसा ना आ जाए कि वो चीज़ों को सस्ते भाव में खरीदना स्टार्ट कर दें। ठीक, या फिर जो है चीज़ों का दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। कंट्री के अंदर जब पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पैसा छपना स्टार्ट हो जाता है, तो चीज़ों का दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप बॉलीवर देखेंगे, और आप सोमालिया देखेंगे, ठीक, बहुत से लेबनान देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको 10-10 हज़ार के भी नोट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के सेंट्रल बैंक ने इतना नोट छाप दिया है कि चीज़ों की वैल्यू ही नहीं रही है। और चीज़ों का दाम भी अगर आप देखेंगे, चावल की वैल्यू क्या है, तो 2,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो, है ना। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक रेट को इंक्रीज करती है, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी, लिमिटेड पैसे, लिमिटेड मनी हो सके किसी व्यक्ति के पास, किसी इंस्टीट्यूशन के पास। ठीक, अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो देखिए इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट आपके हर एक कंट्री ने बढ़ाया हुआ है प्रीवियस इंटरेस्ट रेट से। ये कुछ कंट्रीज़ हैं इन्होंने नहीं बढ़ाया हुआ, लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलिया ने आपका बढ़ाया हुआ है, ठीक है, अज़रबैजान सेम है। हमें इन छोटे मोटे कंट्रीज़ को नहीं देखना है, क्योंकि ये आराम से ऐसे चल जाती हैं, क्योंकि ये सारी कंट्रीज जो है प्रोडक्शन पे कम, टूरिज़्म पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। आपका देखिए सबसे अपनी कंट्री पहले हम देखते हैं, इंडिया। तो देखिए इंडिया ने जो है आपका रेट बढ़ाया हुआ है, आप सभी को पता है, अपनी कंट्री। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूएस वगैरह का, तो मेन हमारा जो ग्लोबल क्यूज़ है, जो जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, वो है यूएस। तो आपका यूएस के अंदर, यूएस ने जो आपका रेट बढ़ाया वो, ये आपका यूनाइटेड स्टेट ने रेट बढ़ाया हुआ है, और यूके ने जो है ये रेट बढ़ाया हुआ है। ठीक, और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये रेट बढ़ाया। यूक्रेन ने, ये तो पेंडेमिक, उनके हालात ऐसे हो गए थे, इन्होंने रेट इतना बढ़ा दिया। वन ऑफ द हाईएस्ट रेट जो है वेनेजुएला का है। देखिए वेनेजुएला कितना बुरा हालत है कि उन्होंने नोट छाप छाप के वहाँ पर 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के भी आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक, तो उनकी कंट्री की जो स्थिति है बहुत ख़राब है। तो सारे सेंट्रल बैंक्स इन कंट्रीज़ के भी यही सोचते हैं कि हमारी हालत इन कंट्रीज़ की तरह ना हो जाए, हमारा जो सारी चीज़ों का डिमांड सप्लाई ख़राब ना हो जाए, इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है और मनी सप्लाई को कम करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। अगर हम आपका डाउ जोन्स की बात करें, अगर हम का निफ्टी बैंक की बात करें, बैंक ऑफ निफ्टी, नस्डैक इंडेक्स,
सभी बात करें कि 1-2 दिन उठते हैं, देन उसके बाद ये फॉल करते हैं, 1-2 दिन उठते हैं उसके बाद फॉल करते हैं। ओवरऑल मार्केट जो बियर जोन में है, ठीक है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन उठेगा, देन फॉल करेगा। तो ये तो आपका एक सेंटिमेंट होगा कि मार्केट ज़रूरी है कि फॉल करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक हाई कभी नहीं तोड़ने वाला। अभी जो रिसेशन आने वाला है, बड़े बड़े फंड मैनेजर पता है क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं वो क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे पहले क्या करेंगे, आप न्यूज़ वगैरह अगर देखते हैं और न्यूज़ बेस्ड अगर स्टॉक्स लेते हैं तो आप कभी मत लीजिए, हाई प्राइस पे स्टॉक्स कभी मत लीजिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरीज रहेगा कि क्या हम स्टॉक्स बाय कर सकते हैं इस समय, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना सेल ऑफ है। आपका टाटा पावर 188 का मिल रहा था उस टाइम मैंने जब बाय किया था, अभी फ़िलहाल में 2-3 दिन पहले, तो अब ये अप साइड में हो गया है, तो अच्छी बात है, बुक कर लीजिए क्योंकि ये 205 के आसपास में आ गया। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं वोलेटिलिटी मिलेगा। ठीक, और थोड़ा थोड़ा 210 212 तक जाएगा। टाटा मोटर्स आपका ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 550 से फिसलते फिसलते 400 पे आ गया था। ठीक है, और आपका JSW अगर हम बात करें, मैं पहले चीज़ों को बता देता हूँ, फिर अडानी की बात करें, अडानी पावर की बात करें हम, या फिर हम कोल इंडिया की बात करें, तो ये सारी चीज़ें ऐसे स्टॉक्स है। चाहे हम IRCTC की बात करें, 719 क्वार्टर रिजल्ट का 719 गया था इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे के अंदर 200-250 पॉइंट चला था और आज वो 598 588 पे आया था। देन उसके बाद ये अपसाइड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यही जो पीरियड है ना, ये हम लोगों को लगता है कि इसे बाय करना चाहिए लोएस्ट प्राइस पे, नहीं, इससे भी लोएस्ट प्राइस पाएंगे। अगर हम बात करें ना डे की, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक एंड देखिए निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप 100 VI, तो ये कुछ नहीं होता। निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, PSU PSI CPSE, ठीक है ना, ये सारे के सारे इंडेक्स हैं, यानी कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर निफ्टी आपका आपका जैसे कि अगर हम वीक की बात करें, एक वीक की बात करें, तो सबको पता है कि इंडेक्सेस के अंदर जो नंबर ऑफ कंपनी, जैसे एकदम 50 कंपनीज हैं, इसके अंदर 12 कंपनी है, इसके अंदर 100 कंपनी, इसके अंदर स्मॉल कैपिटल की 100 कंपनी है, इसके अंदर निफ्टी IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज होती हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी कंपनीज होती हैं, या फार्मा की कंपनीज हैं, यहाँ पर PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बैंक्स हैं उसकी कंपनीज हैं, यहाँ पर PSE की कंपनीज हैं। ठीक, तो अगर हम एक वीक की बात करें तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, 1 मंथ की अगर बात करें, ओवरऑल बात करें, देखिए ओवरऑल इट मीन्स कि मैंने क्या कहा था कि ओवरऑल गिरेगा, कितना भी आप करें इंट्राडे में और 1-2 दिन में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप होल्ड करेंगे एज अ लॉन्ग तो गिरेगा। तो 1 मंथ की अगर हम बात करें तो देखिए 1 मंथ में आपका निफ्टी 2.5% गिरा है, बैंक निफ्टी आपका 2% के लगभग गिरा है, स्मॉल कैप 4%, स्मॉल कैप 100 जो है 6.2%, VIX तो ये इसके अंदर इंडेक्स नहीं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये बताता है। फार्मा 4% गिरा है, PSE और जो है आपका 6.7% गिरा है। ठीक, PSE के अंदर देखिए, PSE के अंदर आपका बहुत तगड़ा वाला आपका ऑयल नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा गिरा है आपका। ठीक है, पावर ग्रिड, NTPC, कोल इंडिया, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नवरत्ना कंपनीज है। ठीक है ना, इसके अंदर इसको नवरत्ना कंपनीज कहते हैं आई थिंक। तो ये बहुत सारी चीज़ें सेल ऑफ इनके अंदर तगड़ा है। ठीक, और अगर हम बात करें 3 मंथ के बेस पे, देखिए अगर हम ओवरऑल बात करें 3 महीने के बेस पे, तो 3 महीने में देखिए निफ्टी 8% गिरा है, बैंक निफ्टी 5% गिरा है, स्मॉल मिड कैप 9%, स्मॉल कैप 19%, IT शेयर 23%, जो कि अमेरिका से कोरिलेट करता है नैस्डैक IT का। ठीक, अब इसके पीछे मेरे को बताने का कारण क्या था, पहले और एक बार डेटा देख लेते हैं फिल्टर्ड। देखिए हमारे जो मार्केटियर्स हैं, जो बुल रन हैं, जो हमारे DI से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने हमारा जो है बाजार संभाला। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए अगर हम बात करें तो हमारे जो डीआईएस है वो लगातार कैश मार्केट में आपको बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार एवरी मंथ यू कैन सी दैट एवरी मंथ। ठीक है, और ये आपका मैं आप बता देता हूँ, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैंडमिक में बेचा था। ठीक है, अदरवाइज़ ये बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम ईयरली बात करें, क्योंकि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर सोचना है, तो 2008 में हमारे डीआईएस ने ऑलमोस्ट इतना बाय किया था और 2009 में बाय किया था। फिर इन्होंने ही 2012-13 में सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था। अगर हम कैलकुलेट करें इस चीज़ को तो यहाँ पर प्लस करने के बाद यहाँ पर इन्होंने बेच दिया था। ठीक, बेचने के बाद 2015 में इन्होंने अगेन कैश मार्केट में इन्होंने बाय किया। स्टिल ये लोग बाय कर रहे हैं, 2,27,351 करोड़ का इन्होंने अभी बाय किया है 2022 में। और जबकि निफ्टी के अंदर जो चेंजेस आया इनको -9.5% का चेंजेस, अगर इसका हम -9.5% का चेंजेस अगर देखेंगे माइनस करके, तो ओवरऑल अगर आप सोचिए 1 साल का निफ्टी के अंदर का ये चेंजेस है माइनस में, तो इनको कितने का लॉस हुआ होगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा आपका FIIs का देख लेते हैं। FIIs लगातार जो है, अगर हम मंथली बात करें तो लगातार ये सेल कर रहे हैं, मंथ एंड मंथ डेली सेल कर रहे हैं लगभग। बाय इन्होंने अभी तक इक्विटी को किया ही नहीं है जब से मैं वीडियोस को बना रहा हूँ। ठीक, ये देखिए लगातार इन्होंने सेल किया है। बीच में कभी कभार बीच में बाय किए थे, मंथली है ये। जब पैंडमिक था, जब हमारे लोगों ने बेचा था, हमारे लोगों ने मार्केट जब छोड़ा था, इन लोगों ने बाय किया था यहाँ पर। तो इन लोगों ने हमारे मार्केट को संभाला था। क्यों संभाला था? तो जो यूएस है, जो अमेरिका है, उन्होंने अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को इतना पैसा प्रोवाइड कर दिया, इतना डॉलर्स प्रोवाइड कर दिया, इसका यूज़ करो, जेब में रखो, कुछ भी करो। ठीक है, अपना मार्केट संभालो, दूसरों का मार्केट संभालो, उतना उन्होंने पैसा दे दिया। उन लोगों ने हमारा मार्केट आके संभाल दिया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि उन्होंने ना लोगों को पैसा दिया, उन्होंने फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को पैसा दिया, जो कि एक मेरे ख्याल से स्कैम निकला। ठीक, ईयरली अगर हम बात करें आपका, तो ईयरली अगर हम बात करेंगे तो 2008 में इन्होंने सेल ऑफ किया था। ठीक है, जब क्राइसिस आया था तो ऑलमोस्ट सारे जितने देश के मार्केट है सब सेल ऑफ हुए थे। फिर इन्होंने 2009-2010 में बाय हुआ था, देन उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा सेल ऑफ किया था। 2013-14 में जब हमारे लोगों ने सेल किया था, इन्होंने बाय कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट है। ठीक है, जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब यहाँ पर 2011-12 में बाय किया, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका टाटा मोटर, टाटा पावर कितने पे था? 100-150 पे था। ठीक है, आज उनकी वैल्यू कितनी है? 400-500 वैल्यू है। ठीक है, जो चीज़ 70-80 रुपये पे मिल रहा था 2012-13 में, आई थिंक एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो मैं ठीक ही कह रहा था। टाटा मोटर उस समय आपका 160-170 पे हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ टाटा मोटर का एग्जाम्पल ही देता हूँ, तो आप लोग उसे ये ज़्यादा मत लीजिएगा, टाटा मोटर को मैं प्रमोट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स की वैल्यू कम थी, लो थी, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर तगड़ा बाय किया। और इन्होंने बाय करने के बाद इन्होंने थोड़ा थोड़ा बुक करना स्टार्ट किया। और देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2019-20 में अपॉर्चुनिटी इनको मिली एंड इन्होंने दोबारा बाय कर लिया। तो इनको कहाँ पर 2019 और 20 में अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि 2019-20 में जो रेट चल रहे थे स्टॉक्स के, इक्विटीज़ के, वो रेट 2008 के वाले ही चल रहे थे। लगभग 2008 में जो रेट चल रहे थे, आप किसी भी स्टॉक्स को उठाइए तो 2019-20 में उसकी जो रेट थी वो 2008 से कोरिलेट करेगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। जैसे कि टाटा मोटर्स आपका अभी की अगर हम बात करें तो 536 हाई लगाया। ठीक है, अभी 408 पे है। अभी 2020 में जब पैंडमिक था तो 110-120 रुपये पे आया था। और 2008 में टाटा स्टॉक्स की जो वैल्यू थी वो थी ऑलमोस्ट आपका 60 के करीब, 68-69 के करीब। तो देखिए कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है उस चीज़ को, है ना। अगर बहुत सारे स्टॉक्स आप उठा के देखेंगे तो आपकी जो 2019-20 की जो पैंडमिक थी, ठीक है, कोविड की,
उसी के आसपास की वैल्यू 2008 में मिल रहा था, लेकिन ये वाला लो इसने तोड़ा नहीं किसी भी स्टॉक्स ने 2008 की लो को, क्योंकि ये पहली लो था 2008, एक तो बहुत साल पहले और क्राइसिस भी बहुत साल पहले, तो इसने इसका लो नहीं तोड़ा, बट स्टॉक्स की वैल्यू बहुत लो हो गई। तो इन लोगों ने क्या किया, भर भर के स्टॉक्स को उठाया और इनको पता था कि आगे चल के ऐसा कुछ होने वाला है, और देन इन्होंने 2021 2022 सब इन्होंने लगातार सेल ऑफ करना स्टार्ट किया। स्टिल ये लोग सेल ऑफ कर रहे हैं, FII जो है सेल ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या मैं सलाह देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक सलाह रहेगा कि देखिए, कंट्री के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी आप इंट्राडे करिए, 1 डे करिए, 2 डे करिए, 3 डे करिए, ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ्ते करिए, लेकिन 1 मंथ का नहीं करिए, क्योंकि ओवरऑल आपको वो नेगेटिव देकर जाएगा या न्यूट्रल रहेगा चीज़ें। ठीक है, आपको दिखेगा कि निफ्टी बढ़ रहा है, एक दिन में 600 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी एक दिन में 300 पॉइंट बढ़ गया, 400 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल जब एंड ऑफ द बात आएगी, जो आपका इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, रिटर्न की बात आएगी, ROE की बात आएगी, तो इट विल डिक्रीज्ड। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करना है, अपने हिसाब से करना है। और यहाँ पर जो 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, B2C और B2B। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना है B2C पे इन्वेस्ट करने का, B2B नहीं। B2B इट मीन्स कि दोज कंपनीज जो आपका बिजनेस टू बिजनेस माल सप्लाई करती है। ठीक, और ये कंपनीज होती है जो डायरेक्ट बिजनेस से यानी कि मैन्युफैक्चर किया कंज्यूमर को दे दिया। इट मीन्स कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो आपकी प्रोडक्ट्स बनाती है, वो डायरेक्ट बिजनेस क्या करती है, प्रोडक्ट बनाया, क्रीम बनाया, चप्पल बनाया, चप्पल इट मीन रिलैक्सो उसी की कंपनी है। ठीक है, चप्पल बनाया, प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी उसने डायरेक्ट सेल कर दिया कस्टमर को। यहाँ पर क्या होगी कि इनकी ग्रोथ स्पीड से होगी, और इनके अंदर जो इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, और इसकी ग्रोथ भी होगी, और जब मार्केट उठेगा गिरने के बाद तो ये बहुत स्पीड से उठेगा एज़ कम्पेयर टू B2B। B2B में क्या है कि अगर मान के चलिए कि कोई कार बनाने वाली कंपनी है, टाटा मान लीजिए, ठीक है, और एक उसके पार्ट्स कुछ शीशा हो गया, टायर्स हो गए, बनाने वाली कोई कंपनी है। इट मीन्स कि आप ले लीजिए JK टायर ले लीजिए, ठीक है ना, या फिर कोई का ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, मदर सोमी ले लीजिए, मदर सोमी करके कुछ है ना, वो ले लीजिए आप। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इन सब कंपनियों क्या होगा, जब तक इनकी कारें बिकेंगी नहीं तो इनकी सेल ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये लोग कार इस कंपनी को, बिजनेस वाले को सप्लाई करते थे, है ना, डायरेक्ट कंपनी को। JK टायर वैसे डायरेक्ट कस्टमर को भी सप्लाई करता है, लेकिन मदरसन सोमी जो है वो जो पार्ट्स है किसी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सप्लाई करता है बनाने के बाद, तो इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू कस्टमर वाली कंपनी को। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है आपको, कस्टमर वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें, B2B वाले में नहीं करें। तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नहीं नाम लेके बता रहा हूँ कि यहाँ नहीं इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट सब में करना है। उसका प्रॉफिट देख के, उसका EPS देख के, उसका जो है रिजल्ट्स देख के, उसकी जो ग्रोथ है, उसका फ्यूचर क्या इनबिल्ड रहेगा, वो सारी चीज़ें देख के आपको करना है। ठीक, अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन होगा करेंसी का प्रभाव कहाँ पड़ेगा। देखिए अगर आपका इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर रहता है, देखिए तो इन्फ्लेशन अगर स्पीड रहता है, स्टैगफ्लेशन आ जाता है, यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन होता है, तो करेंसी की वैल्यू घटने लगती है। ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन नॉर्मल रहता है और रेट हाइक्स होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को क्या लगता है कि स्टॉक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो अनसेफ है, और साथ में जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई लग रहा है एज़ कम्पेयर टू करेंसी। इट मीन्स कि देखिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, प्लस में ज़्यादा पैसा बोरोड करना पड़ेगा बैंक से, तो जब ज़्यादा पैसा बोरोड करना पड़े, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो लोग स्टॉक्स को ना प्रेफर करके करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो करेंसी आपका अप साइड में जाना स्टार्ट कर देता है इन्फ्लेशन के टाइम पे। लेकिन जब ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन रहता है, उस समय जो है आपका स्टॉक्स करेंसी जो है वो डाउन साइड में गिरने लगता है। ठीक, अब हम बात करेंगे रिसेशन के टाइम पे क्या होने वाला करेंसी का। तो ठीक है, रिसेशन के टाइम में देखिए, अगर हम एग्जांपल दें 2008 का, 2007-8 का, जब US में रिसेशन आया था, तो उस समय $39 से चल के 42 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको
अगर हम प्रीवियस रिसेशन की बात करें तो डॉलर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता क्योंकि ये कभी उल्टा भी हो जाता है। वैसे इकोनॉमी के टर्म में डिक्रीज वैल्यू होगी, बट यहाँ पर इंक्रीज हुआ। इसके पीछे का कारण है थोड़ी बहुत क्रूड ऑयल जो होते हैं, यानी कि जो फ्यूल होते हैं, जो हमारे ब्रेंट, ठीक है, क्रूड, ठीक है, और आपके जितने भी गैसेस वगैरह, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका डिमांड सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है डॉलर का अप एंड डाउन करना। और साथ ही साथ इकोनॉमी का थोड़ा बहुत उसके रिसेशन के ड्यूरेशन में किस तरीके से इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से इकोनॉमी का जो है आपका एम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके हिसाब से आपका यूएसडी आईएनआर जो है, यूएसडी जो है अप एंड डाउन करता है। तो यहाँ पर हम हमेशा नहीं कह सकते कि बुलिशनेस हमें देखने को मिलेगा। तो एक और क्वेश्चन लास्ट में उठता है कि हमें कब पता चलेगा कि रिसेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है या फिर रिसेशन जो है एंड हो रहा है। तो देखिए, जैसे ही आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, इट मीन्स कि आपके पास पैसे इतने हो जाएंगे कि आप किसी भी चीज़ को बाय कर सकते हैं, तो उस समय रिसेशन पीरियड घटना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि जिस दिन आपको बैंक्स बोल दे कि उन्होंने अपकमिंग डेज में इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, देखिए इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, मेन इंपॉर्टेंट का है इंटरेस्ट रेट को घटना, तो उस समय आप समझिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, समय है, वो आ चुका है। ठीक है, उस समय आपका स्टॉक्स भागेंगी, उस समय आपकी जो पोर्टफोलियो वो हरा हरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक, क्योंकि 14-15 साल हो चुके हैं, लोगों के पोर्टफोलियो हरे थे, अब जो है लाल होने का समय आया हुआ है। ठीक, तो जिस दिन सेंट्रल बैंक्स जो है वर्ल्ड वाइड के बोलना स्टार्ट कर देंगे कि हमने अपनी कंट्री का इंटरेस्ट रेट घटाना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि फेड ने बोला हुआ कि हम 8 टाइम्स जो है, 6 टाइम या फिर 8 टाइम्स जो है हम रेट इंक्रीज करेंगे। ठीक, तो इट मीन्स कि उनको पता है कि रिसेशन आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन से तो पहले उनकी कंट्री और हमारी कंट्री जूझ रही है। उसी तरीके से आपका हमारी कंट्रीज़ भी, आरबीआई हमेशा आती है और उन्होंने कहा है, हमारे गवर्नर साहब ने, शक्तिकांता दास ने, कि हम भी कई बार रेट्स को बढ़ाएंगे, तो 2 महीने में 1 महीने पे आते हैं, रेट्स को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से जब वो आने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने लगे कि हम अब रेट घटाएंगे, अब हम सिक्योर हैं अपने इकोनॉमी को लेके, ग्रोथ को लेके, जीडीपी को लेके, तो उस समय क्या होगा, जैसे ही रेट गिरना स्टार्ट होगा तो आपका स्टॉक्स के प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही रेट गिरेंगे, मनी का दोबारा इनफ्लो होगा आपके स्टॉक मार्केट के अंदर, उस समय आपका सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अभी आप शॉर्ट टर्म करिए, 1 हफ्ते करिए, 2 हफ्ते करिए, 2 महीने करिए, 1 महीने करिए, बट लॉन्ग टाइम अगर आप एज यूजुअल सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव में जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।